गुड मॉर्निंग। जो आज का मेरा टॉपिक है, विलेज की लाइफ में और सिटी की लाइफ में क्या डिफरेंस है। तो विलेज की लाइफ और सिटी की लाइफ पूरी तरह से अपोजिट है एक दूसरे से। जो जो विलेज की लाइफ होती है, इसमें जितने भी जो लोग होते हैं पूरी तरह से मॉडर्नाइजेशन पर डिपेंड रहते हैं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। और जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर बदलता है, वैसे वैसे अपने जो सिटीज़ के लोग होते हैं पूरी तरह से बदलते हैं। सबसे बड़ा इसमें एक ये रीज़न है, इनको मतलब बिल्कुल ही आसानी से ही कोई ना कोई टेक्नोलॉजी या फैसिलिटी जल्दी से प्रोवाइड हो जाती है। जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो गया, कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटी हो गया, अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो बिल्कुल आसानी से ये मतलब अपनी इमरजेंसी की फैसिलिटी को कैरी कर सकते हैं। और सबसे एक बड़ी बात है, यहाँ के जो लोग होते हैं आइसोलेट तरीके से रहते हैं, मतलब किसी से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, क्योंकि इनकी लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी रहती है। और इतनी ज़्यादा बिजी रहती है, जो जो सिटीज़ होती है सबसे ज़्यादा जो क्राउडेड एरिया होता है, और जो क्राउडेड एरिया होता है इसी में होता है। और जो इनका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है जो सिटीज़ का, सबसे ज़्यादा होता है कंपेयर टू विलेजेस के मुकाबले। और जितनी भी टेक्निकल फैसिलिटीज़ होगी, कोई भी सिटीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा मतलब प्रोवाइड की जाती है। और इनके जो लिविंग स्टैंडर्ड होते हैं जनरली वेस्टर्न कल्चर से मैच करते हैं। और कंपेयर करें हम अगर विलेज की लाइफ से, वो पूरी तरह से जो विलेज के लोग होते हैं पूरी तरह से नेचर पे डिपेंडेंट रहते हैं। नेचर पे डिपेंडेंट रहते हैं पूरी तरह से, जैसे कि उनको ज़्यादा टेक्नोलॉजी से इतना लगाव नहीं होता। जैसे कि उनको उठना है तो जैसे कि सनराइज होगा तो उसकी मतलब उसके हिसाब से वो उठ जाते हैं। ये मैं पोज करना। जो विलेज की लाइफ होती है ना, इसमें सबसे बड़ा जो मेजर जो इशू होता है, अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए तो क्योंकि रिमोटेस्ट एरिया में रहते हैं तो उनको अर्बन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बड़ा ये कारण है विलेज की लाइफ में। सबसे बड़ा ये होता है, अगर कोई जैसे कि एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड इनको आसानी से नहीं होती, सबसे मतलब आसानी से इनको नहीं होती। आगे मैं कैमरा, इनकी जो जो विलेजेस की जो मतलब जो नेचर होता है ना, इनका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है बहुत ही बढ़िया होता है कंपेयर करें अगर हम सिटी की लाइफ से, कंपेयर करें सिटी की लाइफ से। जो पूरी तरह से इनका जो ये वही ट्रेडिशन फॉलो करते हैं जो एशियन टाइम से करते आ रहे हैं। लेकिन जो सिटी की लाइफ होती है ये सिर्फ, लेकिन जो सिटी वाले होते हैं वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं। लेकिन जो विलेज के लोग होते हैं वो ज़्यादा कि फास्ट फूड वगैरह मतलब फॉलो नहीं करते ईटिंग में। लेकिन जो हमारे जो सिटी के लोग होते हैं वो फास्ट फूड पर ज़्यादा मतलब फोकस रखते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिजीज होने का खतरा हो जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक है भी प्रेजेंट जनरेशन पास्ट जनरेशन से कैसे डिफरेंट है। हम पहले देखते हैं पास्ट जनरेशन में लोग बहुत अलग तरीके से रहते थे जैसे कि प्रेजेंट जनरेशन में रह रहे हैं। पास्ट जनरेशन के लोग, ना ही उनके पास कोई टेक्नोलॉजी होती थी, ना कोई रिसोर्सेज होते थे, और ना कोई वो मशीन का यूज़ करते थे अपने अपनी चीज़ें करने के लिए जैसे कि हम प्रेजेंट में करते हैं। और वो बहुत ही अलग तरीके से रहते थे। उनका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत यूनिक होता था, या फिर ऐसा कह लो अलग होता था प्रेजेंट जनरेशन से। पास्ट जनरेशन में ज़्यादातर लड़कियां सिर्फ स्कूल जाती थी, या स्कूल तो बहुत ही कम जाती थी, बस सिर्फ घर के काम करती थी। और लड़के मोस्टली स्कूल जाते थे, ना वो कोई घर का काम करते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि पास्ट जनरेशन में लड़कियों को कुछ करने नहीं देते थे, सिर्फ बॉयज़ ही पढ़ने जाते थे। और अब हम प्रेजेंट जनरेशन की बात करते हैं तो इसमें आजकल बहुत नई नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं जो कि बच्चे इतनी यूज़ करते हैं, उनको इतना एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, इतने रिसोर्सेज है जो वो यूज़ करते हैं अपने डेली बेसिस पर। और उनका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत चेंज है पास्ट जनरेशन के अकॉर्डिंग। तो हम ये कह सकते हैं भी पास्ट जनरेशन और प्रेजेंट जनरेशन बहुत ही डिफरेंट जनरेशन्स हो गई हैं भी, जैसे कि वो बहुत ही अलग है और पास्ट भी बहुत अलग है। तो हम ये कह सकते हैं भी दोनों चीज़ें इतनी डिफरेंट हैं कि अगर इन दोनों को इकट्ठा करें ना, हम अगर पास्ट और प्रेजेंट दोनों को इकट्ठा करके हम उसको एक जनरेशन बनाए तो वो एक इतनी बढ़िया और एक न्यू जनरेशन बन सकती है जो कि बहुत फ्रूटफुल हो सकती है। और प्रेजेंट जनरेशन को आज के पीपल ने उसको जनरेशन जेड नाम से डिनोट किया है, क्योंकि वो
पास्ट जनरेशन से बहुत एक डिफरेंट, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं बहुत ही अलग दुनिया में पले बड़े हैं। तो बस आज का मेरा यही खत्म होता है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मेरा टॉपिक है इंडिया और जापान में डिफरेंसेस बताना। तो लगभग देश भर में ट्रेन का सफर करना सबसे आसान व सबसे बेहतर तरीका है और इंडिया और जापान दोनों ही काफ़ी मशहूर कंट्री हैं और उससे भी अच्छी बात यह है कि इन दोनों कंट्री में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बातों में काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं। तो आज हम इन दोनों ही कंट्रीज के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो इंडिया रेलवे टेक्नोलॉजी आज भी बाकी बड़े देशों से थोड़ा पीछे है। तो इंडिया में न्यू टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप्ड हो रही है और इंडिया में मोनो मेट्रो और बुलेट ट्रेन को लाने के लिए प्रोजेक्ट सालों से जारी हैं, तो जिसमें अच्छे बदलाव आते देखे गए हैं। इंडिया में टेक्नोलॉजी को समझना तो पहले है, लेकिन इसे अडॉप्ट करने में अक्सर टाइम लगता है। तो वहीं हम जापान की टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो जापान को मॉडर्न एरिया का टेक्नोलॉजी का मेन सेक्टर माना जाता है और यह भी कहा जाता है कि जापान इंडिया से काफी सालों आगे है। जहां हम बुलेट ट्रेन अडॉप्ट करने के प्रोजेक्ट में हैं, तो वहीं जापान की ट्रेन मैग्नेटिक लेविटेशन पावर जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, जिसमें ट्रेन ट्रैक को बिना छुए ही कंट्रोल कर सकती है। तो जापान में ट्रेन मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पर चलती है। तो अब हम बात करते हैं स्पीड की। इंडिया की टेक्नोलॉजी को स्पीड भी इम्प्रूव हो रही है। इंडिया की टेक्नोलॉजी के साथ उसकी स्पीड भी इम्प्रूव हो रही है। यहाँ हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सुपर फास्ट ट्रेन नहीं है। तो इंडिया में 200 किलोमीटर पर आवर चलने वाली ट्रेन को हाई स्पीड माना जाता है। तो यहाँ इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है, जिसकी स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर है। और वहीं उससे पहले इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस है, जिसकी स्पीड है 150 किलोमीटर पर आवर है। और इंडिया में फास्टेस्ट ट्रेन अभी डिजाइन की जा रही है, जिसकी स्पीड है 350 किलोमीटर पर आवर पर होगी। और वहीं जापान में बुलेट ट्रेन चलती है। जापान ने अपनी फास्टेस्ट ट्रेन बुलेट ट्रेन अल्फा एक्स 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलेगी। ऐसा बताया जाता है कि इसे ऑपरेशन साल 2030 में शुरू हो जाएगा और वहीं इंडिया में बुलेट ट्रेन का ऑपरेशन 2026 में शुरू हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इंडिया और जापान में टिकट के डिफरेंसेस की। तो इंडिया में आसानी से ऑनलाइन टिकट बुक की जा सकती है और इंडिया में ट्रेन टिकट बाकी बड़े देशों से काफी ही सस्ती है। और जापान में देखे जाए तो इंडिया के कंपैरिजन जापान में टिकट महंगी है। और इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है। इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है 1853 में छत्रपति शिवाजी महाराज टू थाने थी। तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को इंडियन रेलवे का जनक माना जाता है। और वहीं जापान की फर्स्ट ट्रेन 1873 टोक्यो टू योकोहामा। और हम बात अब इनकी पैसेंजर की करते हैं, पैसेंजर ट्रैफिक की। और अब हम पैसेंजर ट्रैफिक की बात करते हैं तो इंडिया में पैसेंजर ट्रैफिक पर ईयर 6.9 बिलियन रहता है और वहीं जापान में पैसेंजर ट्रैफिक पर ईयर 8.8 बिलियन रहता है, जिसके कारण जापान का सबसे ज्यादा वाला रेलवे पैसेंजर ट्रैफिक बना चुका है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा आज का टॉपिक है दैट हाउ लिटरेचर इज हेल्पफुल इन अपलिफ्टिंग द सोसाइटी। लिटरेचर साहित्य हमारी समाज में हमारी कैसी मदद करता है, कैसे हमारे समाज को और सुधारता है। लिटरेचर हमें वो बताता है कि लिटरेचर इज नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इंस्पिरेशन बट ऑल्सो अ पावरफुल टूल फॉर द डेवलपिंग एम्पैथी एंड सोशल अवेयरनेस। बाय रीडिंग स्टोरीज एंड द perspective cultures and contexts, you can broaden your horizons, challenge your assumptions and aspiration. Reading literature can have many benefits for your cognitive, emotional, and social skills. Literature can stimulate your imagination, enhance your critical thinking, and improve your vocabulary and communication. Literature can also help you to empathize with others, understand their feelings and motivations, and recognize their similarities and differences. It can also expose you to various social issues such as injustice, oppression, and conflicts, and inspire you to
take actions, or seek solutions. These benefits can enrich your personal and professional development as well as your academic performance. Additionally, in literature, we can also mention various social issues such as dowry system, child marriages very easily, and we can convey our messages to other people in the society. And through those messages, people will get the awareness of our views, and they will also think on such issues, and they will also consider such situations and improve themselves. Thus, the society and the community will also enhance themselves and improve themselves. Thank you.